Hello everyone, welcome to Triple S. I'm Babar, your GS faculty at Triple S. I hope आप सब अच्छे से होंगे। ये इंडिपेंडेंस डे सीरीज़ का पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है। पार्ट 1 में हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना ह्यूज, इतना हिमंगस कॉन्स्टिट्यूशन, वो आखिर बना कैसे। उसकी पूरी संविधान बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी, वो हमने उस लेक्चर के अंदर जानी थी। आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी रिक्वेस्ट के ऊपर है। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहाँ पे मोस्टली जितने भी एस्पिरेंट्स थे अलग अलग ओपिनियंस अपना दे रहे थे, बट ज़्यादा जो रिक्वेस्ट की गई थी वो इसके रिलेटेड थी। एक्चुअली जब ऐप के ऊपर मैंने जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी शुरू की थी, तो मैंने उस वक्त थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो आज का प्रेजेंट मैप है, जहाँ पे हम देखते हैं लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनी हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1947 के बाद 2019 तक ऐसे कौन कौन से वो इवेंट हुए जिन इवेंट्स ने आज का जो प्रेजेंट जम्मू कश्मीर का जो मैप है उसको डिज़ाइन किया। तो वो सारे घटनाक्रम जो जो हुए थे उस लेक्चर के अंदर मैंने कवर करवाए थे। यहाँ पर हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा इस लेक्चर के अंदर। हम लोग ये देखेंगे कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद होता है, उसके बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर इंडिया को ज्वाइन करता है, पाकिस्तान का क्या रूल रहता है, चाइना का क्या रूल रहता है, और कौन कौन से इवेंट्स हुए जो आज की जो प्रेजेंट शेप है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ तक हम पहुँच गए। ओके, तो पेशेंस रखें, ध्यान से सुने। आज तक हो सकता है आपने अलग अलग कहानियां इसके बारे में सुनी होगी, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, बट यहाँ पर मैं आपको वही दिखाऊंगा जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, उसको लेकर ये रिप्रेजेंटेशन आपके सामने की जा रही है। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1947, अगर जम्मू एंड कश्मीर की आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले हिंदू डायनेस्टीज़ यहाँ पे हुआ करती थी। मौर्य डायनेस्टी का भी यहाँ पे रूल रहा है, कुशन डायनेस्टी का भी यहाँ पे रूल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग नेटिव यहाँ की डायनेस्टीज़ थी, लोहारा डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टीज़। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक किंग थे, राजा रिंचन जिनको कहते हैं, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। वो कन्वर्ट हुए थे, रिलीजन इस्लाम उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और उसके बाद जो है यहाँ पे मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए फिर से हिंदू रूल आया था, बट जब शाहमीर डायनेस्टी यहाँ पर आती है तो उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे मुस्लिम रूल रहा। शाहमीर डायनेस्टी आई, अफगान्स आए, मुगल्स आए। ओके, और फिर हम देखते हैं बाद में सिख रूल आता है, डोगरा रूल आता है। 1947 में यहाँ पे डोगरा राजा थे, उनका रूल चल रहा था। ओके, डोगरा डायनेस्टी का रूल था, और रूलर कौन थे आपके? रूलर थे आपके महाराजा हरि सिंह जी। अब उसी टाइम पे 1947 में क्या क्या इवेंट्स हुए, उन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। अब 1947 में आपको मालूम होगा जब इंडिया आज़ाद हुआ, दो अलग अलग नेशंस बने, इंडिया का देश का बंटवारा हुआ। एक आपका पाकिस्तान बना, दूसरा आपका इंडिया बना। ओके, अब 1947 में जब ये हो रहा था, जब इंडिपेंडेंस मिल रही थी, तो उस वक्त इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया को दो तरह से, कल भी मैंने बताया था कल के लेक्चर में, कि दो तरह की यहाँ पर एंटिटीज़ थी। एक तो हुआ करती थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स, और दूसरी हुआ करती थी आपकी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। इन ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में डायरेक्टली जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे वो बैठते थे और वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया करते थे। जबकि प्रिंसली स्टेट में कोई राजा हुआ करता था और वो राजा वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। लेकिन वो राजा, मैंने आपको बताया था, राजा जो था वो इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली सॉवरन नहीं हुआ करता था। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी कैसे चलानी है, उसके पास वो पावर नहीं हुआ करती थी। कम्युनिकेशन की पावर कुछ हद तक उसके पास नहीं हुआ करती थी। डिफेंस की पावर उसके पास नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके साथ अलग अलग एग्रीमेंट्स साइन किए थे। अगर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ा होगा, सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें इनके साथ इस तरह के डॉक्यूमेंट साइन करके उनको अपने कंट्रोल में रखा था, अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखा था। अब ये जो प्रिंसली स्टेट थी, बहुत ज़्यादा थी तादाद में। इसी तरह से इन प्रिंसली स्टेट्स, बाकियों की तरह जम्मू एंड कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमने क्या कोशिश की, हमने इन सभी प्रिंसली स्टेट से बात की। इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का काफ़ी लंबा रूल रहता है, काफ़ी ज़बरदस्त रूल रहता है। तो उन्होंने इन सभी प्रिंसली स्टेट से बात की, कहा कि हम लोग पूरा एक नेशन, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाएंगे, इंडिया एज अ यूनियन हम बनाएंगे, तो उसके लिए हमें आपका आपका सपोर्ट चाहिए। और सारी प्रिंसली स्टेट जो थी उन्होंने बात मानी। तीन प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने थोड़ी
थोड़ा सा उन्होंने इशू रेज किया कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स ने बेसिकली 3 ऑप्शन इनके पास रखे थे। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनके पास 3 ऑप्शन थे। ऑप्शन क्या थे कि या तो आपको इंडिया ज्वाइन करो, अगर आप इंडिया ज्वाइन करना चाहते हो इंडिया कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हो आप पाकिस्तान ज्वाइन करो, अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो उस वक्त एक तो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम आई। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह जी, इन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये चाहते थे हम जम्मू एंड कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, ओके। इसी तरह से आपकी हैदराबाद थी, हैदराबाद में भी इशू चला। इसी तरह से जूनागढ़ था, जूनागढ़ में भी आपका इशू चला, ओके। जूनागढ़ में तो आपका रेफरेंडम करवा दिया। रेफरेंडम क्या होता है, लोगों को वोट करवाया जाता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। तो लोगों ने वहाँ पे वोटिंग की, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट की, जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बना। हैदराबाद, हैदराबाद में भी इशू चल रहा था। हैदराबाद के नवाब भी मान नहीं रहे थे, वो भी कह रहे थे कि मुझे अलग। आप ज़रा आइडिया लगाओ, बीच इंडिया में हैदराबाद तेलंगाना, वहाँ पर एक अलग ही कंट्री बन जाती, तो ये देखने में कैसा होता। इसलिए हमने क्या लॉन्च किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिशन पोलो लॉन्च किया। पुलिस एक्शन, भाई मीना पुलिस एक्शन, वहाँ के जो राजा थे उनको ज़रा ठोक पीट के सीधा किया और अपनी बात मनवा ली। ज़रूरत थी, नीड ऑफ द आवर। और फिर जम्मू एंड कश्मीर में हमने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करके इंडिया को ज्वाइन करवा लिया। ये थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया। अब हम पार्टिकुलरली देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का क्या केस था, यहाँ पे क्या हो रहा था। 1947 में जैसे मैंने कहा उस वक्त के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह जी, ही वॉज अ डोगरा रूलर। ये लेकर आए एक एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने कहा कि देखो हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम चाहते हैं कि इंडिया भी माने कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, अलग स्टेट है, और पाकिस्तान भी माने कि जम्मू एंड कश्मीर एक अलग स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, राजा है वहाँ पे, ओके। ये बात मानी। और हमारे बीच में क्या रहेगा, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब कि हम लोगों का आपके साथ आराम से, हम लोग अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, हम लोगों का आपके साथ ट्रेड अच्छे से चलेगा, कम्युनिकेशन अच्छे से चलेगा, सब कुछ। यानी कि ये चाहते थे इन शॉर्ट कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक अलग कंट्री की तरह रहे, पाकिस्तान अलग, कश्मीर अलग, जम्मू एंड कश्मीर अलग, कुछ कुछ इसका ये मतलब है। और ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जब महाराजा हरि सिंह जी लेकर आए, इन्होंने ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ साइन करना था। इन्होंने साइन किया 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1947 को ये पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया। पाकिस्तान के साथ जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, इसका ये मतलब था कि पाकिस्तान मान गया कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर एक अलग कंट्री है, एक अलग कंट्री है, पाकिस्तान अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है। आई बात समझ, इसका ये मतलब था। अब यही एग्रीमेंट वो साइन करना चाहते थे किसके साथ, इंडिया के साथ। बट रिमेंबर वन थिंग, इंडिया के साथ इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, ओके। तो बहुत से लोग जो हैं न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स में बोलते हैं कि इंडिया के साथ, दोनों के साथ किया था। नहीं, ऐसा जैसा कुछ नहीं, इंडिया के साथ कोई भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, क्योंकि इंडिया खुद चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इसका एक हिस्सा बने। क्योंकि हिस्टोरिकली जम्मू एंड कश्मीर जो है वो तो इंडिया का पार्ट रहा है, जो अखंड भारत है उसका हिस्सा रहा है। तो किस तरह से हम चाहते कि वो अलग रहे, हम चाहते थे कि जिस तरह से हमने बाकी प्रिंसली स्टेट से बात की, इनसे भी आराम आराम से नेगोशिएशन चल रही थी, इनसे इनको भी हम मनवा लेते टाइम पे। क्योंकि उस वक्त कश्मीर के अंदर एक और मूवमेंट चल रही थी, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर जो है महाराजा हरि सिंह ही वाज अ मोनार्क, मोनार्की थी, राजा थे। लेकिन शेख अब्दुल्ला कौन है, आपके जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला के पिता आपके फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के पिताजी आपके शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला जो थे ये मूवमेंट लीड कर रहे थे, ये चाहते थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई मोनार्की नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी यानी कि लोग डिसाइड करेंगे, जिस तरह इलेक्शन होंगे सरकार बनेगी, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आई बात समझ। उनको सपोर्ट मिल रहा था नेहरू जी की तरफ से, वो उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ओके। और आप लोग इंडियन यूनियन को ज्वाइन करो, कहीं ना कहीं आपस में ये नेगोशिएशन चल रही थी, ओके, बैकग्राउंड में। अब होता क्या, इसी के बीच में अब आपको मालूम है 1947 में पार्टीशन हो गई, बंटवारा हो गया। अब बंटवारे के टाइम पे क्या हो, बंटवारे के टाइम पे सबसे जो हमारा बुरा सपना है, जिसको हम एक बुरे सपने की तरफ भूल जाना चाहते हैं, पार्टीशन। पार्टीशन में दोनों तरफ कत्लेआम हुआ, दोनों कम्युनिटीज का कत्लेआम हुआ। तो उस वक्त जो है यहाँ पर के अंदर भी, जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, तो जम्मू में भी बहुत सारे मुस्लिम्स को मारा गया, उनको भगाया गया, कई सारे मुस्लिम्स को है जम्मू छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह से हम पुंछ में देखते हैं, पुंछ में भी एक बगावत हुई थी रिहाड़ी सिंह जी की आर्मी के खिलाफ। उतना डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता इन चीज़ों में। तो वहाँ पर भी राजा की आर्मी ने उनके ऊपर गोली चलाई। पाकिस्तान ने इन चीज़ों का बहाना बनाया कि देखो जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, पुंछ में क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या काम किया, डायरेक्टली खुद नहीं आए, क्योंकि उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था महाराजा हरि सिंह जी के साथ कि ये तो एक अलग कंट्री है, तो किसी कंट्री के ऊपर डायरेक्टली आप अटैक नहीं कर सकते। अगर आप किसी
चीज़ को, किसी कंट्री को मान्यता देते हो, रिकॉग्नाइज करते हो वो एक कंट्री है। तो उन्होंने क्या काम किए, वहाँ पे लोकल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, ये कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगता हुआ एरिया, वहाँ पर पख्तून फाइटर्स थे, पश्तो जिनको बोलते हैं, ये फाइटर थे, लड़ाके थे, ट्राइबल थे, ये लड़ाई भी करना जानते थे। इनको वेपन्स दिए, इनको पैसा दिया, इनको स्पॉन्सर दिया और इन्होंने घुसपैठ की आपकी कश्मीर वैली के अंदर। तो 22 अक्टूबर 1947 में ये पख्तून फाइटर जो हैं, ये वैली के अंदर अटैक करते हैं, बारामूला से, उड़ी से होते हुए, पुंछ से होते हुए इन्होंने वैली के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये इंटर किए और ये आगे बढ़ते गए, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते गए। अब महाराजा हरि सिंह जी के पास इतनी स्ट्रांग आर्मी नहीं थी कि वो इन पख्तून फाइटर्स का सामना करते। हालांकि उस वक्त हम देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, इन्होंने सिर्फ 200 आदमियों के साथ इनका जो एडवांसमेंट आगे बढ़ रहा था पख्तून फाइटर्स का, उसको काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक रोक के रखा, सो दैट कि इंडिया से हेल्प आ जाए, इंडिया से हेल्प आए। और इन्हीं के साथ लड़ते लड़ते जो है ये खुद भी शहीद हो गए थे। इनको सेवियर ऑफ जम्मू कश्मीर इसीलिए कहा जाता है। ओके, तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल, इनको अपॉइंट किया था एंड ही वाज अपॉइंटेड एज चीफ स्टाफ ऑफ स्टेट फोर्सेज। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1947 में किनको अपॉइंट किया गया था, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ स्टेट फोर्सेज, याद रखना स्टेट फोर्सेज, महाराजा हरि सिंह जी ने इनको अपॉइंट किया था। तो महाराजा हरि सिंह जी ने जब आपके ब्रिगेडियर साहब उनसे लड़ रहे थे, पख्तून फाइटर से लड़ रहे थे, तो उसी के बीच में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, कहा कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इनकी आर्मी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा है नंबर्स में, हमारे पास इतने स्ट्रांग वेपन नहीं है, हमारे पास आर्मी इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज, इतनी स्ट्रांग आर्मी नहीं है, हम आपसे हेल्प मांगते हैं, आप हमारी हेल्प करें। ठीक है, तो हरि सिंह आस्क्ड हेल्प टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने हेल्प मांगी। ओके, इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इन ल्यू ऑफ हेल्प, मदद के बदले में आपको सीड करना होगा, यानी कि इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना होगा। जिस तरह बाकी पिछले स्टेट्स ने ज्वाइन किया, आप भी इंडिया को ज्वाइन करो, इंडिया का पार्ट बनो, इंडिया का पार्ट बनो, हम आपकी मदद करने आ जाएंगे। ओके, तो फिर क्या होता है, 26 अक्टूबर, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या है, कोई हथियार नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट था, पेपर था, डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ बातें लिखी हुई थी। मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ ये थी कि महाराजा हरि सिंह जी मानते हैं कि ठीक है, हम लोग अपनी स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर, जिसके अंदर जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, इसको ज्वाइन करवा रहे हैं हम इंडिया के साथ, हम इंडिया का पार्ट हैं। ओके, तो ये साइन हो गया। अब जब ये साइन हो गया तो इंडिया ने अपनी आर्मी वैली के अंदर भेज दी उन पख्तून फाइटर्स के साथ लड़ने के लिए, और इंडियन आर्मी जो है उनको पीछे खदेड़ती गई। अब पाकिस्तान को ये चीज़ पसंद नहीं आई, पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया, कहा ये कैसे, ये आपने कैसे इंस्ट्रूमेंट, महाराजा हरि सिंह जी के पास तो पावर ही नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट असेशन साइन करने की। क्यों, कहा कि ये कोई पॉपुलर रूलर नहीं है, वहाँ के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो तो इनको सपोर्ट ही नहीं करती, वो तो इनके अगेंस्ट नहीं है, ही इज़ नॉट अ पॉपुलर फिगर, तो इनके पास ये पावर नहीं है साइन करने की। लेकिन ही वॉज अ रूलर, और उस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी जो रूल सेट किए थे कि आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली महाराजा हरि सिंह जी ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया। तो रूल्स के अकॉर्डिंगली इट वॉज वैलिड। शेख अब्दुल्ला की बात करें, जो उस वक्त महाराजा हरि सिंह जी के अगेंस्ट थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया था। यस, ओके, और ये उस वक्त के न्यूज़पेपर, जब इंडिया ने ज्वाइन किया, आपके कश्मीर ने इंडिया को ज्वाइन किया, तो उस वक्त के न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराजा हरि सिंह जी है, नेहरू साहब है, और बीच में ये जो हंस रहे हैं ये आपके शेख अब्दुल्ला है, तो इनका भी सपोर्ट था इस चीज़ को। फाइन, और फिर शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह जी जो है ये यहाँ से चले जाते हैं, मुंबई में चले जाते हैं, बाद में इनकी मृत्यु भी वहीं पे हो जाती है लगभग 65 के अंदर। और उसके बाद ही वाज अपॉइंटेड एज दी हेड ऑफ द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बाय महाराजा। तो महाराजा जी ने पीछे से, क्योंकि अभी तक जंग चल रही थी, जंग रुकी नहीं थी, तो पीछे से जो इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरह की इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई, उसका हेड किसको बनाया, उसका हेड जो है आपके शेख अब्दुल्ला को बनाया। बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर भी जम्मू एंड कश्मीर के, जी हाँ, पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एग्जाम में आते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ओके, अब ये तो चीज़ हो गई, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, बैकग्राउंड में चल रही थी लड़ाई। तो पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग कब हुई, फर्स्ट इंडो पाक वार, तो पहली इंडो पाक वार आज़ादी के बाद ही 47-48 में, 1947 में ही शुरू हो गई। तो इंडिया ने अपनी आर्मी इनको पीछे करने के लिए, क्योंकि ये आगे आ गए थे, क्योंकि वैली के अंदर, यहाँ पर बारामूला से नीचे पुंछ से ये वैली के अंदर इंटर हुए थे, तो इनको पीछे खदेड़ना था। अब कश्मीर जाने के लिए प्रॉपर रोड फैसिलिटी भी नहीं थी,
ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल नहीं था। तो एरोप्लेन्स के जरिए, मिलिट्री प्लेन्स भेजे गए, कश्मीर के अंदर भेजे गए, उनके जरिए इंडियन ट्रूप्स को वहां पे उतारा गया और उन्होंने आगे लड़ना शुरू किया। ओके, तो ये काफ़ी हाई आल्टीट्यूड पे वॉर लड़ी गई, क्योंकि बहुत हाई आल्टीट्यूड वाला रीजन था, लद्दाख वाला रीजन काफ़ी हाई आल्टीट्यूड वाला। तो यहाँ पर देखा गया इंडियन आर्मी ने इनको पीछे खदेड़ दिया, पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। अब उसी टाइम पे कुछ ये वाला जो हिस्सा था जिसको आज हम पीओके कहते हैं, यहाँ पर उस वक्त पाकिस्तान ने देखा कि यहाँ पर बात नहीं बनेगी, ये तो पूरा का पूरा ये एरिया ले जाएंगे, पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पे जो पीओके वाला एरिया है, यहाँ पर झूठ मूठ के इलेक्शन करवा दिए, कठपुतली सरकार खड़ी कर दी, जिसको कहा कि ये आज़ाद कश्मीर है, ये इसका नाम आज़ाद कश्मीर है, ये आज़ाद कश्मीर की सरकार है, हमारा इनके साथ कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है। ओके, तो वहाँ पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में एक स्टेलमेट बन गया। यानी कि इंडिया की आर्मी यहाँ पे आके रुक गई, पाकिस्तान की आर्मी कुछ यहाँ पे आके रुक गई थी, क्योंकि दोनों यूएनओ चले गए थे, यूनाइटेड नेशन के पास चले गए थे। तो यहाँ पर जो है एक सीज फायर लाइन ड्रा की कि अभी के लिए रुकते हैं, बाद में देखते हैं क्या जो भी शांति समझौता निकलता है उसको बाद में देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। जैसे पीछे आपके एक ब्रिगेडियर साहब आ गए, जम्मू के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, और उसके बाद आते हैं आपके ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। अच्छा, ये भी क्योंकि इनको लाइन ऑफ नौशेरा कहा जाता है, तो बहुत सारे लोग, उनको भी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, उनको लगता है कि लाइन ऑफ नौशेरा है तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। मैंने कई बार देखा व्लॉग्स के अंदर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर, इनको लिखा जाता है दैट ही वाज फ्रॉम राजौरी। ही वाज नॉट फ्रॉम राजौरी, ही वाज फ्रॉम यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर राजौरी के अंदर लीड किया था इंडियन आर्मी को, नौशेरा के अंदर पार्टिकुलरली, तो इसलिए लाइन ऑफ नौशेरा इनको इस रीज़न से कहा जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फैक्ट जो है उनको अच्छे से चेक किया करो, किसी ने कुछ भी कहा बगैर उसको वेरीफाई किए उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को मानना नहीं चाहिए। मैंने जब लास्ट टाइम भी कहा था दैट मोहम्मद उस्मान ही वाज फ्रॉम यूपी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कि सर आपने गलत पढ़ाया। क्यों गलत पढ़ाया? कहते नहीं ये लाइन ऑफ नौशेरा है, ये राजौरी से थे। और सीधे कहते सर आपने गलत पढ़ाया। ये नहीं कि हमने फैक्ट चेक किया, हमने कहीं और देखा, सीधे कहते सर आपने गलत पढ़ाया, मतलब इतने श्योर होते हैं। तो ये यूपी से थे, राजौरी के अंदर नौशेरा के अंदर इनने आर्मी को लीड किया है अगेंस्ट पख्तून फाइटर्स। 1947-48 के अंदर जो वॉर चल रही थी कश्मीर के अंदर, तो नौशेरा जहांगीर वाला जो एरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा बहादुरी के साथ इन्होंने डिफेंड किया है। ओके, फिर हम देखते हैं 3 जून 1948 के अंदर ये खुद भी शहीद हो जाते हैं, और इनकी एज सिर्फ 35 थी, और 35 भी नहीं थी, कुछ जगहों पे ये भी लिखा है कि कुछ दिनों के बाद ये 35 के होने वाले थे। ओके, इनका बर्थडे आने वाला था कुछ दिनों के बाद में फिर उसके बाद जब ये शहीद होते हैं इनको महावीर चक्र भी दिया जाता है। तो ही वॉज द लाइन ऑफ नौशेरा, जिन्होंने उस वक्त डिफेंड किया था, काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी वहाँ पर। अब ये लड़ाई चल रही थी, स्टीलमेट जो मैंने कहा वो एक स्टीलमेट जैसा बना हुआ था कि दोनों कहाँ पे पहुंचे थे। ये जो हमारा एलओसी है ना, एलओसी वाली जो लाइन है, जस्ट अ सेकंड मैप में दिखा देता हूँ, दोनों आर्मीज कहाँ पहुंची थी, ये जो दिखाई दे रही है ये एलओसी वाली लाइन, यहाँ तक खदेड़ दिया था। अब यहाँ पे दोनों आर्मीज रुकी हुई थी, ना पाकिस्तान आगे बढ़ पा रहा था ना इंडिया आगे बढ़ पा रहा था। आई बात समझ? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है आर्मी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया, आर्मी को आगे एडवांस करने के लिए नहीं कहा गया, आर्मी को रुकने के लिए कहा गया, हमें यूएनओ के पास जाना नहीं चाहिए था। ये भी रीजंस बहुत सारे दिए जाते हैं, खैर हमें उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। तो इंडिया चला गया यूएनओ के पास, दोनों, इंडिया भी चला गया, पाकिस्तान भी चला गया यूनाइटेड नेशन के पास। ओके, 1948 जनवरी 1948 के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने पूरा एक कमीशन ही सेटअप किया, यूएनसीआईपी, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इन्होंने एक रेजोल्यूशन लेकर आए। रेजोल्यूशन का मतलब होता है काइंड ऑफ सोल्यूशन, या एक तरीका जो सोल्यूशन दे। तो रेजोल्यूशन 47 ऑफ यूएनएससी, इसको आप गूगल करके भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यूएन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आपने 3 जो कंक्लूजन निकल कर आते हैं वो 3 कॉन्सिक्वेंशियल नॉन बाइंडिंग स्टेप्स दिए थे। यानी जब यूनाइटेड नेशन के पास चले गए कि ऐसे ऐसे इशू है, इंडिया ने अपने तथ्य रखे, पाकिस्तान ने भी अपने तथ्य रखे, अपना अपना ओपिनियन रखा, तो यूएनओ ने पूरा एनालाइज किया, तो उन्होंने कहा कि देखो इसका एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन इस तरह से होगा। कहा कैसे होगा? कहा कि ये 3 स्टेप्स फॉलो करो, इसके बाद सोल्यूशन निकल जाएगा। वो 3 स्टेप्स क्या थे? ये थे। लेकिन ये जो 3 स्टेप्स थे ना, ये कॉन्सिक्वेंशियल थे। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब है कि पहला पूरा होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा। ओके, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग थे। नॉन बाइंडिंग का मतलब कि ऐसा यूएनओ ने नहीं कहा कि करना ही करना है, अगर कहा होता फिर तो अभी तक सोल्यूशन निकल गया होता। स्टेप क्या था?
कि पाकिस्तान अपनी जितने भी आर्मी हैं, जो भी रेगुलर्स हैं, वो पख्तून फाइटर वगैरह, नॉन स्टेट एक्टर्स, सबको यहाँ से बाहर लेकर जाए। ओके, और उसके बाद जब पाकिस्तान ये करेगा वैली से, इवन मतलब यहाँ का मतलब ये है, वैली से तो निकाला ही था, जो बाकी हिस्सा था जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते पीओके, वहाँ से भी अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी। और जब वहाँ से भी वो अपनी आर्मी हटाएगा तो इंडिया जो है, इंडिया भी अपनी आर्मी हटाएगा, लेकिन सिर्फ एक मिनिमल फोर्स रखेगा रीजन में। पाकिस्तान अपनी आर्मी पूरे रीजन से हटाएगा, इंडिया भी अपनी आर्मी हटाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया पूरी तरह से हटाएगा। इंडिया थोड़ी सी आर्मी रखेगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और इंडिया जो है अपनी आर्मी को नॉट जस्ट कश्मीर वैली, वो उस पीओके वाले रीजन में भी लेकर जाएगा, वहां पर भी। यानी जो हिस्टोरिकली पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, उस पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया की आर्मी होगी, इंडिया के ट्रूप्स होंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होंगे कि जो जंग कर सके, इतने होने चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सके। जब ऐसा होगा उसके बाद प्लेबिसाइड करवाया जाएगा। प्लेबिसाइड का मतलब ये हो, जिस तरह जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था ना, बेसिकली डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, दुनिया के अंदर ज़्यादा जो डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, जैसे इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया है, यूएसए है, फ्रांस है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पर क्या होती है, ये होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या होती है इनडायरेक्ट? लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हम एमएलए चुनते हैं जो हमारी स्टेट देखते हैं, हम एमपी चुनते हैं जो हमारे सेंटर को, पूरे देश को देखते हैं। ओके, हम लोग डायरेक्टली लॉ नहीं बनाते खुद, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर और फिर एंशिएंट ग्रीक स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिलती थी। वहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन कम होती थी तो लोग खुद डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया करते थे, तो वहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, रेफरेंडम हुआ करता था, प्लेबिसाइड हुआ करता था, रिकॉल हुआ करता था, ये अलग अलग चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी। उन्हीं में से रेफरेंडम और प्लेबिसाइड होता है। इसके अंदर लोग, सभी लोगों को डिसाइड करना होता है, सब लोग वोट करते हैं एक चीज़ के लिए। तो प्लेबिसाइड में भी कहा कि सारे लोग, जब पाकिस्तान अपनी आर्मी हटाएगा, इंडिया अपनी आर्मी हटाएगा, पूरे रीजन में इंडिया की एक आर्मी होगी, पीस कीपिंग आर्मी होगी, तो उसके बाद लोगों को वोट करवाया जाएगा और लोग बताएंगे उनको किसके साथ जाना है, इंडिपेंडेंट रहना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, या फिर इंडिया के साथ जाना है। बट ऑफकोर्स ये कभी हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आर्मी हटाएगा नहीं, पहला स्टेप ही पूरा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी अपनी आर्मी नहीं हटाएगा। ओके, और पाकिस्तान अपनी आर्मी क्यों हटाएगा? आप जरा खुद सोचो, पाकिस्तान ये बताता कि अगर हम अपनी आर्मी हटाएंगे इंडिया कब्जा कर लेगा, इंडिया कहता अगर हम अपनी आर्मी हटाएंगे तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, इसलिए ये कभी हो नहीं पाया। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्टेलमेट था वो स्टेलमेट कंटिन्यू, दोनों आर्मीज एलओसी के पास आकर रुक गई। ओके, उसको हमने कहा सीज फायर लाइन, जो एलओसी है उसको सीज फायर लाइन कहा। ओके, और बाद में शिमला एग्रीमेंट जब होता है 1972 के अंदर, जब बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त शिमला एग्रीमेंट जब होता है तो उसके अंदर हमने उसी सीज फायर लाइन को हमने क्या कहा, हमने कहा कि यही एलओसी है, क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है ना। तो इसको देखो, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा है, ये जो ब्लैक कलर में लाइन दिख रही है ना, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके, लेकिन अभी के लिए हमने इसी को, जो सीज फायर लाइन थी जहाँ पे दोनों आर्मीज आके रुक गई थी, हमने इसी को कहा कि अभी के लिए इसी को बॉर्डर मानते, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यही रहेगा। इसको हमने एलओसी नाम दे दिया 1972 के अंदर। ये सीज फायर लाइन थी। सीज फायर लाइन का मतलब ये होता है कि देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है सीज फायर लाइन, सीज फायर एग्रीमेंट, दूसरा होता है आपका पीस एग्रीमेंट। पीस एग्रीमेंट का मतलब होता है फाइनल शांति समझौता, कि बस अब इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। सीज फायर का मतलब होता है कि अभी के लिए रुक जाते हैं, जंग से किसी का क्या फायदा होना है, बाद में देखते हैं, कोई और सोल्यूशन निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो हमने सीज फायर लाइन ड्रा की थी कि रोक देते हैं, दोनों आर्मियों को रोक देते हैं, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। ओके, बाद में फिर इसी को एलओसी हमने डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, ऊपर गिलगिट बल्तिस्तान वाला रीजन है, नीचे इसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम पीओके कहते हैं, ये हो गया, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है अभी। ओके, क्लियर। फिर हम देखते हैं ये 1948 में, और 1952 में इंपॉर्टेंट इवेंट होता है दिल्ली एग्रीमेंट। अब ये दिल्ली एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? दिल्ली एग्रीमेंट होता है आपके नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में। शेख अब्दुल्ला हेड बन गए थे, जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। इन्होंने कुछ ऑटोनॉमस स्टेटस मांगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो उसको दिया गया आपके दिल्ली एग्रीमेंट के शक्ल में। दिल्ली एग्रीमेंट दो के बीच में हुआ, आपके नेहरू और आपके शेख अब्दुल्ला के बीच में, और दिल्ली एग्रीमेंट का रिजल्ट क्या था? आपका आर्टिकल 370 लाया गया। टेम्परेरी प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आप लिखकर देखोगे आर्टिकल 370 जो है, इसके बारे में यही लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली यही लिखा हो, आर्टिकल 370 टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी का मतलब ये है कि इसको हटाया जा सकता है। क्या? इसको हटाया जा सकता है, ये कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं है। ओके, अब ये जो 370 था आर्टिकल, ये उस वक्त भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करना था,
कल हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे गोपाल स्वामी अयंगर, क्योंकि जब आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट करने के लिए नेहरू जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी को कहा, तो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपके भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्राफ्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं 370 को ड्राफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ जा रहा है। न तो आपके भीमराव अंबेडकर जी मान रहे थे, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल मान रहे थे। इन्होंने सॉलिड अपोजिशन किया था इसका, लेकिन फिर नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अयंगर को कन्विंस किया, कहा कि इस वक्त सिचुएशन नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में कि हम इसको एक नॉर्मल स्टेट की तरह रहे, इनको स्पेशल स्टेटस देना जरूरी था। ओके, तो उनकी अपनी सोच थी, तो इसलिए उन्होंने 370 को जो है वो ड्राफ्ट किया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करके जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को, वो प्रोवाइड किया गया। तो ये हुआ था दिल्ली एग्रीमेंट के बीच में, दिल्ली एग्रीमेंट के जरिए से इसको लाया गया था। ओके, फिर हम देखते हैं 1953 में क्या होता है। इनका कुछ इशू चलता है, शेख अब्दुल्ला का कांग्रेस सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ इशू चलता है, तो इनको पीएम की पोस्ट से हटाया जाता है और 11 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में 64 के अंदर इनको रिलीज किया गया था। इसी बीच हम देखते हैं 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया और अक्साई चीन वाला जो एरिया था वो लेकर चले गए। बेसिकली ये दिख रहा है 1962 में चला गया था, क्योंकि हम लोग बता रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, हम लोग गाना गा रहे थे, हमें लग रहा था कि इंडिया और पंचशील एग्रीमेंट लाए थे हमने, इंडिया और चाइना के बीच में किस तरह से रिलेशन, किस तरह से नेबरहुड, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हमारे बीच में चलेंगी, किस तरह से फॉरेन पॉलिसी हम दोनों के बीच में चलेगी, किस तरह से ट्रेड चलेगा, सारी चीज़ें। ओके, लेकिन हम देखते हैं हम रात को चाइना से वापस आए और फिर हम देखते हैं रात को चाइना ने अटैक कर दिया, पीछे से अटैक कर दिया। हमें मालूम भी नहीं था, चाइना पहले से ही तैयारी करके बैठा था। उसने अटैक किया और ये अक्साई चीन वाला एरिया लिया और यहाँ पर आके उनकी आर्मी रुक गई। और यहाँ पे जो लाइन है, जो अक्साई चीन के बीच में और आपके लद्दाख के बीच में लाइन है, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ओके, फिर हम इसी तरह से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये जो एरिया था गिलगित बल्तिस्तान, ये नीचे वाला जो एरिया POK, इसको कोई मान्यता नहीं दे रहा था, कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा था, सब मान रहे थे कि ये इंडिया का पार्ट था। तो पाकिस्तान चाहता था कि दुनिया माने कि ये हमारा हिस्सा है, तो उन्होंने सबसे पहले चाइना से बात की, चाइना को कहा कि आप इस एरिया के ऊपर हमारी सॉवरेनिटी को मानो। चाइना ने कहा कि हमको बदले में क्या मिलेगा, तो पाकिस्तान ने कहा कि आप क्या चाहते हो, उन्होंने कहा कि ये एरिया हमें दे दो। तो पाकिस्तान ने उठाकर ये जो ट्रांस कैराकोरम ट्रैक है, साक्षगाम वैली, ये उठाकर गिफ्ट कर दिए। 1963 में इनका वार्तालाप चला और 65 के अंदर फाइनली ये इन्होंने चाइना को दिया। तो अब जरा आइडिया लगाओ, ज़मीन का टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा उठाकर किसी को गिफ्ट कर दिया उन्होंने। ओके, जिसके लिए इतनी जंगें हो रही है, छोटे से टुकड़े के लिए, वो उठाकर चाइना ने, पाकिस्तान ने चाइना को दिया। किस लिए? ताकि चाइना जो है पाकिस्तान के इस एरिया के ऊपर, ये जो एरिया है इंडिया, पाकिस्तान चाहता था कि चाइना इस एरिया के ऊपर उसकी सॉवरेनिटी माने कि ये एरिया पाकिस्तान को बिलोंग करता है। और फिर जब पाकिस्तान ने ये एरिया साक्षगाम वैली चाइना को दे दी, उसके बाद जो है चाइना इस एरिया को मानने लगा। इसीलिए आप देखोगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चल रहा है वो इसी एरिया से क्यों चल रहा है। अदरवाइज अगर चाइना ऐसा मानता कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो वो ऐसा नहीं करता, वो यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करता। चाइना मानता है कि ये किसका हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अब हमने देखा कि इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक और पार्टी कूद पड़ी। पहले तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, पाकिस्तान ने ये उठाकर दिया किसको, ये एरिया दिया चाइना को। जब ये एरिया चाइना को दिया तो यहाँ पर तीसरी पार्टी भी कूद पड़ी, अक्साई चीन में भी तीसरी पार्टी चाइना ही ऑब्वियसली आ गई। तो अब अगर फ्यूचर में कोई सोल्यूशन निकालना भी होगा तो यहाँ पर चाइना को भी बीच में लाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो टाइम के साथ साथ ये एरिया, ये चीज़ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। फाइन, फिर उसके बाद यही चीज़ 1965 में साक्षगाम वैली उन्होंने उनको दे दी। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1971 की बात करते हैं। तो 1971 में क्या होता है, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं। आज का जो बांग्लादेश है ये पहले पाकिस्तान हुआ करता था, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और जो आज का पाकिस्तान है इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। अब वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर वो क्या इशू था, किस वजह से वो लड़ाई हुई, हमें वो नहीं, हमें बस रिजल्ट जानना है कि दो हिस्से हुए, बांग्लादेश अलग हुआ, इंडिया का रूल रहा था उस वक्त। ये बताया जब पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था, और यहाँ पे बांग्लादेश जो है वो अलग कंट्री की तरह, बांग्लादेश जो है लिबराइज हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, यहाँ पर वो एक अलग कंट्री की शक्ल में आया। और यहाँ पर इसको लीड किया था आपके लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी ने।
ओके। अब जब ये हुआ 1971 में ये इवेंट होता है, फिर 1972 में हम क्या काम करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। अब शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ, जो प्रिजनर ऑफ वॉर से कुछ कैदी पकड़े गए थे उनको ट्रांसफ़र किया गया, वापस पाकिस्तान को दिया गया। उसके बाद जो हमारी सीज़ फायर लाइन थी, उस सीज़ फायर लाइन को यहाँ पर LOC नाम दिया। तो शिमला एग्रीमेंट में सीज़ फायर लाइन को LOC नाम दिया था। ये किसके बीच में हुआ था, आपकी इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ओके। 1974 में इंदिरा शेख अकॉर्ड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, वापस से आपके जो शेख अब्दुल्ला हैं उनके साथ बातचीत होती है और फिर फाइनली वो फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 82 तक। 1984 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी क्या काम कर रही थी, वो अब सियाचिन के ऊपर अपना कंट्रोल लेना चाहती थी। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो एरिया है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल लेना चाहती थी। अगर इसके ऊपर अपना कंट्रोल लेती तो यहाँ पर क्या था, ये पूरा एरिया जुड़ जाता, ये पूरा एरिया एक हो जाता। ओके। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ऑपरेशन मेघदूत उस वक्त लॉन्च किया, तो उनसे पहले हम पहुंच गए सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड, इसके ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया। इसके ऊपर कंट्रोल करने के बाद जो है यहाँ पर ये एक स्ट्रेटजिकली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन कि अगर ये इनके हाथ लग जाती तो ये एरिया पूरा एक हो जाता। तो ये इनके पास और ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर इनके पास ज़्यादा पावर आ जाती पाकिस्तान और चाइना के पास हमारे ऊपर डोमिनेंस बनाने की। ओके, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। तो इस वक्त भी अभी भी जो है ये हमारे कंट्रोल में है और आगे भी रहेगा। फाइन, ये चीज़ हो गई। ये सियाचिन के ऊपर हमने अपना झंडा लहरा दिया। फिर हम देखते हैं बहुत सारे इवेंट्स हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अलग अलग डेवलपमेंट्स होती गई। अभी के लिए यहाँ पर मैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 2019 में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया जाता है जिसको बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर 2019। बेसिकली जब दिल्ली एग्रीमेंट 1952 को फोर्स में लाना था, 370 को फोर्स में लाना था, उस वक्त भी एक ऑर्डर इशू किया गया था। वो ऑर्डर क्या था, वो था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। उस ऑर्डर को सुपरसीड कर दिया, सुपरसीड करके दूसरा ऑर्डर लाया गया। अब ये जो 2019 वाला ऑर्डर था, इससे क्या हो गया, आपका जो 370 था, 370 जो 1952 में लाया गया था, 1954 से वो एप्लीकेबल हुआ था, वो इनऑपरेटिव हो गया। इनऑपरेटिव हो गया यानी कहते हैं ना 370 को हटाया नहीं, वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ओके, तो दो चीजें हैं, दो चीजें याद रखना। सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया गया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इससे आपका 370 इनऑपरेटिव हुआ, यानी 370 को कह लो हटा दिया गया। ओके, फिर हम देखते हैं जब ये काम हुआ उसके बाद हम देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया, जिससे दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई। आपकी जम्मू अलग हो गया, आपका कश्मीर अलग हो गया। ठीक है, मैंने बताया इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए। जैसे कश्मीरी पंडित का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, कश्मीरी पंडित मास एक्सोडस। अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर अलग से लेक्चर लेकर आऊँ, मिलिटेंसी जो चली उनके ऊपर अलग से लेक्चर लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप किस इवेंट के ऊपर चाहते हो मैं उसके ऊपर अलग से लेक्चर लेकर आऊँ, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए आपको। फाइन, तो दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई। ओके, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो फिर ये अभी के लिए प्रेजेंट सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर की, कि आपका जम्मू, आपका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है और आपकी जो लद्दाख है वो एक अलग यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अब वो देखना, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 1947। 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो पहले प्राइम मिनिस्टर जिनको महाराजा हरि सिंह जी ने अपॉइंट किया था, उनका नाम क्या था, सर एल्बियन बैनर्जी। ओके, फिर हम देखते हैं आफ्टर 1947 जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट यानी वही जो इमरजेंसी गवर्नमेंट बनी थी जब महाराजा हरि सिंह जी चले गए थे यहाँ से, पीछे शेख अब्दुल्ला जी को इमरजेंसी गवर्नमेंट का हेड बनाया गया था। तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे आपके मेहरचंद महाजन जी। और इलेक्शन जब हुए, इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के 1947 इलेक्शन के बाद वो आपके शेख अब्दुल्ला बनते हैं। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आपके बख्शी गुलाम मोहम्मद। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 6th अमेंडमेंट की जाती है। स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन था अपना, उसके अंदर अमेंडमेंट की जाती है 1965 के अंदर। और यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले यहाँ पे होता था सदर रियासत और दूसरा होता था वजीर आजम। तो वजीर आजम बोलते थे प्राइम मिनिस्टर को, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। तो इसकी जगह अब क्या होगा, वजीर आजम की जगह
आपका चीफ मिनिस्टर होगा। सदर रियासत बोलते थे गवर्नर को, तो गवर्नर की जगह यानी कि सदर रियासत की जगह अब गवर्नर लिया जाएगा नाम। वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर की जगह अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नाम लिया जाएगा। तो इस तरह से पहले चीफ मिनिस्टर जो जम्मू एंड कश्मीर के बनते हैं 1965 में, गुलाम मोहम्मद सादिक। पहले जो गवर्नर बनते थे, क्योंकि पहले सदर रियासत हुआ करता था, पहले गवर्नर कौन आपके करण सिंह बनते हैं और डेप्टी गवर्नर कौन आपके मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। नाउ मैंने कहा इसके बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। यहाँ पर क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं। स्किप कर दी क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि अलग से उनके ऊपर वीडियो फिर कभी फ्यूचर में बनाकर लेकर आ जाऊँगा। स्पेशली मुझे लगता है इसके अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जो कि कश्मीरी पंडित मास एक्सोडस हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर लेक्चर लेकर आऊँ या किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लगता है, जो भी आपको इंटरेस्टेड लगता है किसी और टॉपिक के ऊपर लेक्चर लेकर आना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो किसके ऊपर लेकर आना, मैं उसके ऊपर लेक्चर लेकर आऊँगा। ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। एंड एक लास्ट पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, हमारे बैचेज चल रहे हैं SSS की ऐप के ऊपर। मेरे जो भी रेगुलर वीडियो जाती हैं वो वहीं पे लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पे घंटे डेढ़ घंटे की क्लासेस होती है, लगभग 1.25 घंटे की क्लास होती है। वहाँ पर ऐप के ऊपर लाइव क्लास होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होती है। तो वहाँ पर आप ये एक बार डू विजिट, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे। अभी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपको ये कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।